नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महागुरु आईएएस पर। तो ये आज हम लोग एक चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो कि मोशन है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का सीरीज है जिसको जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में आज दूसरा टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले है कि इसमें स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। इसका एग्जांपल है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे स्पीड है कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो ये एक स्पीड है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यही मैं कह दूं कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यही मैं कहूं कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की दिशा में दौड़ रहे हैं या पश्चिम की दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है, तो वो स्पीड नहीं आपकी वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड, वॉल्यूम, टाइम, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दे ओबे ट्रायंगल लॉ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये तो एक प्रॉपर्टी है कि वेक्टर जो है आपका ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है। उसके साथ साथ कई सारे लॉज हैं जो कि वो फॉलो करता है, लेकिन बेसिक जो डिफिनीशन है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज आपका वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। वेलोसिटी जो कि मैंने बताया था कि अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी विशेष दिशा में दौड़ रहे हैं तो वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। वेट, वेट जो होती है वो भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। फ्रिक्शन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दो हैज अ डायरेक्शन, ये एक अपवाद में आता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे अ ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटीज, ये अलग क्वांटिटीज हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस देखते हैं अब इसमें क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर और स्केलर है। तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सपोज कोई व्यक्ति है जो यहाँ इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ गया, तो जितनी दूरी उसने तय की इसमें, सपोज वो 1 किलोमीटर थी, तो उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की जो कि डिस्टेंस है। लेकिन जो खिसकाव है, जो मिनिमम जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, सपोज ये रहा होगा 0.5 किलोमीटर ही रहा होगा, तो ये इसको खिसकना भी बोलते हैं कि इतना से इतना खिसका। भले ही वो कितना भी लंबा रास्ता तय किया हो उसने, लेकिन गया तो वो बगल में ही है, तो वही है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना खिसका आया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप अपने घर से निकले, ऑफिस की तरफ गए, ऑफिस से आप दिन भर में काम करके वापस आ गए, तो आपका डिस्प्ले, आपने डिस्टेंस तो तय किया होगा, भले आपका ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, आप 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आए, आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया उस केस में। ठीक है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने। जो डिस्टेंस है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। सो डिस्टेंस is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity, both having same unit meter. Displacement may be positive, negative or zero, whereas distance is always positive. Displacement negative भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। whereas distance is always positive दे देगा कि distance can be negative या distance may be negative, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह, तो इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है
कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो या तो कम होता है या तो बराबर होता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इन स्केलर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, if an object covers half of the distance with uniform speed v1 and other half speed with v2, the average speed will be, जो v एवरेज हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी इससे भी आपको सवाल दे सकता है कि कोई एक बॉडी है जो कि v1 स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक दौड़ा, फिर मतलब आधा स्पीड आधा डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा, और आधा जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है उस बॉडी का, उस पार्टिकल का। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक इसके वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम लोग एरो से ऊपर में डिनोट करते हैं। ठीक है, it is a vector quantity and its SI unit is also मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जो वेलोसिटी है वो किस दर से बदल रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन उस चीज को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। It is a vector quantity and its SI unit is meter per second square. If velocity decreases with time, then acceleration is negative and it is called retardation. कई बार होता है कि हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो बॉडी हमारी धीरे धीरे रुक जाती है, हमारी गाड़ी जो है। ठीक है, तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, अगर कोई बॉडी जो है कि वो एक ही डायमेंशन में चल रही है तो उसके कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, तो मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। s इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। ओके, क्लियर है। मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जो v है हमारा वो है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी और a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेशन और टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन दे रहा है। ये एक डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और टाइम और इनिशियल वेलोसिटी का ये एक रिलेशन है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इससे भी रिलेटेड एग्जाम में। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है एक और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन है। ठीक है, ओके। सो मोशन अंडर ग्रेविटी, सपोज कोई एक बॉडी है, उसको सपोज एक बॉल है, उसको आपने ऊपर थ्रो किया u इनिशियल वेलोसिटी u से, तो वो ऊपर जाएगी, फिर एक हाइट अटेन करेगी, फिर उसके बाद वो नीचे आकर के गिर जाएगी। ठीक है, तो ये एक हाइट h मैक्स वो अटेन करेगा, तो इसके भी कुछ इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जो हमारा टाइम है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, v अपॉन g। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी को u की जगह v ले लिया है, तो वही इनिशियल वेलोसिटी की ही बात कर रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर v है तो ऊपर जाते जाते जो है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी v इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब इस केस में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जैसे ही बॉल थ्रो हुआ, इसका जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, आपने इनिशियली इसमें इम्पल्स दे दिया, ठीक है, जिसके कारण ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमेशा जो g है वो नीचे की दिशा में लग रहा है।
इस वजह से वो एक इस वेलोसिटी अटेन किया, उसके बाद फिर ये नीचे गिरने लगा, ठीक है, तेजी से। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा, तो ऊपर गया नीचे गया, जस्ट इसका 2 गुना टाइम रहेगा, 2 इंटू, इसको टी एफ भी लिखते हैं, 2v/g, मैक्सिमम हाइट h मैक्स, v²/2g, ठीक है। ये है कुछ इक्वेशन। तो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं अब। तो इट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ सर्कल, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है एक सर्किल में घूम रही है, ठीक है, एक इसका डिफाइंड रेडियस है r, और वो पार्टिकल u या v वेलोसिटी से घूम रही है, तो ये एक सर्कुलर मोशन में है। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इसमें भी 3 प्रकार के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में देखा था, ये 3 इक्वेशन, यहाँ भी 3 इक्वेशन होते हैं। यहाँ पे आपका एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन मतलब वो जो सर्किल में घूम रहा है उसका एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इफ अ बॉडी ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन, then it is called as uniform circular motion. Uniform circular motion is an accelerated motion because the direction of the velocity changes continuously though the magnitude of the speed remains unchanged. मतलब जैसे हम तो कहते हैं ना, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर सेकंड वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं हर सेकंड वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये जिसको बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी v/r, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओके। एंगल सबटेंडेड, एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनेशन है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे सपोज अगर एक सर्कल है हमारे, इसी सर्कल को लेते हैं, तो एक छोटा सा सर्कल अगर हम लेंगे जो कि डी थीटा एंगल का होगा, तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि ये एक सर्कल नहीं स्ट्रेट लाइन है, तो इस आर को यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगाया ओमेगा ने, बहुत छोटा डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा वेलोसिटी हो जाएगा। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r, ठीक है। The angle subtended by line joining the object from the origin to a circle in unit time interval is called its angular velocity, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। It is generally denoted by, अब ओमेगा की ही बात कर रहा है, ओमेगा is theta by t, where t is the time period, time taken by the object to complete one revolution, and is the number of revolution, then omega is 2 pi by t, और omega is equal to 2 pi n, ठीक है। In one revolution is if the object travels 2 pi r distance, so linear speed 2 pi r t is equals to omega r angular speed into radius, ठीक है, क्लियर है। सो आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। सो सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स, एस्टैब्लिश्ड लॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ये एक बेसिक लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सपोज आप सुबह, आपको बहुत तगड़ी नींद आती है, आप उठना नहीं चाहते हैं बेड से, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है आपके घर वालों के द्वारा, ठीक है, तो आप उठ जाते हैं। कई बार आपको नींद ही नहीं आ रही, आप जगे हुए हैं, तो नींद ही नहीं आ रही है, तो फिर आप कुछ
ले करके सोते हैं तो आपको नींद आती है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। सपोज आप कुछ दवाइयां लेते हैं, जब नींद नहीं आती एक्सेस में तो कोई दवाई ले लेता है, नींद की गोली ले लेता है, तो एक्सटर्नल फोर्स में आप उसको काउंट कर सकते हैं। एक्सटर्नली उसने कुछ दिया लिया तो उसको नींद आई। तो ये भी हमारा एक तरह का बेसिक लॉ है कि अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको रुकना है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, आप रुके हुए हैं तो आपको चलाना है तो आपको धक्का देना होगा। तो ये एक बेसिक नियम है। बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, body in motion tends to remain in motion unless and until an external force is applied to it। ये इसका वर्ड में डिफिनीशन जो हम लोग बोलचाल में जो डिफिनीशन है वो ये है। ठीक है। सेकंड लॉज ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास तो चेंज हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ dv बाई dt जो होता है वो होता है a एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू m इंटू ए हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि a is a vector quantity तो f is also force is also a vector quantity। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि to every action there is equal and opposite reaction। ठीक है। अगर आप किसी को दो थप्पड़ मारते हो तो वो भी आपको दो थप्पड़ मारेगा, मे बी ज्यादा भी मार सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी। ओके। तो ये बेसिक लॉज है, 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहीं पे ये भी वही चीज लिखा हुआ है, सेम चीज है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें आप रोज अपने दिन प्रतिदिन के एक्शंस में फील भी करते होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन इसका हो जाएगा, आप देखिए m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -1। ठीक है, इसका भी पिछले जो चैप्टर में हमने डिस्कस किया था उससे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, यहाँ भी वही चीज कह रहा है, F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वही, जितना आगे फोर्स लग रहा है उतना ही पीछे भी फोर्स लग रहा है। क्लियर है। इसका कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बैलून को फुला करके उसको हवा छोड़ जैसे आप छोड़ते हैं तो बैलून ऊपर जाता है, हवा नीचे आती है। ठीक है। और थर्ड लॉ के कुछ हैं, रिकॉइल ऑफ अ गन, ये बहुत खतरनाक चीज है। कई बार लोगों के कंधे टूट जाते हैं, गोली अगर ठीक से उन्होंने नहीं पकड़ा है अपनी गन को। तो मोशन ऑफ रॉकेट, स्विमिंग, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज एक बॉडी है, इसमें n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो ये फोर्स अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इस m मान लेते हैं इसका। लेकिन अगर इसी बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। सपोज ये अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मोमेंटम mve ही रहेगा। ठीक है। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो मोमेंटम इसका चेंज हो सकता है, mv1 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है। As a sequence, the total momentum of bodies before and after collision remains the same। ठीक है। The rocket works on the principle of conservation of linear momentum, very good। okay, ठीक है, ये भी वही है, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। सपोज अगर दो बॉल है, दोनों का मास सेम है और जो कोलिजन है वो एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जो बॉल अगर ट्रेवल कर रही है ये इससे इसको अगर हिट करेगी तो हिट करने के बाद ये बॉल रेस्ट में आ जाएगी, ये बॉल v वेलोसिटी से चलने लगेगी। ठीक है। अगर यदि दोनों का मास सेम है और कोलिजन इलास्टिक है तो ही। ठीक है।
impulse. When a large force acts on a body for a very small time, then force is called impulsive force. Impulse is defined as the product of force and time. Impulse का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कोई किसी को थप्पड़ मार देता है, ठीक है, वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एक्ट करता है, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं. जो हमारे कराटे एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इम्पल्स का ही यूज करते हैं ईटा और पत्थर तोड़ने के लिए, ठीक है. तो इम्पल्स force into time is equals to change in momentum. It is a vector quantity and its direction is the direction of force. जो फोर्स का डायरेक्शन है वही होता है, इसका जो क्वांटिटी, इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है. इसको भी आपको याद रखना है. दोनों तरफ से सवाल पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, या व्हाट विच इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज न्यूटन सेकंड, ठीक है. तो ये दोनों ही तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है. ये देखिए, ये भी आपका एफ डी टी इम्पल्स है. जो टेनिस के प्लेयर होते हैं जो अपने बॉल को हिट करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. सेम बेस बैट का भी वही कहानी है, बैट बॉल का भी वही कहानी है, ठीक है. तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर. तो पीवाईक्यू जो पूछे जा चुके हैं, आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है. Which of the following is not a vector quantity, ठीक है. तो displacement is a vector quantity, velocity, force is a vector quantity, but volume is not a vector quantity. जब भी not लिखा रहे आपको उसको घेर देना है, ठीक है. Which of the following is a vector quantity? Time, speed, distance, ये तीनों तो स्केलर है और displacement हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर है. वेलोसिटी भी नहीं है. प्रेशर एफ पी इज इक्वल्स टू एफ बाय ए होता है, ठीक है. क्लियर है. फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर जो है यहाँ पे फोर्स बाय एरिया होता है, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें एक्सेलरेशन भी आपका जो है वो स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है. तो प्रेशर जो है यहाँ पे मुझे ई लग रहा है, ठीक है. आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम तो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है. और ये जो है मोमेंटम आ जाएगा. प्रेशर पे डाउट है, मे बी अभी के लिए आप प्रेशर जो है उसको आप वेक्टर नहीं स्केलर ही माने. तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इसको ये सही है, ठीक है. ये एक डिबेट का इशू है, ये हम लोगों के लेवल पे रहता है, लेकिन अभी के लिए आप मान लें कि जो है प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. क्लियर है. सो which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of the body? Which physical quantity is represented by ratio of momentum and velocity? तो मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? P is equal to mv. तो m is equals to p by v. P is the momentum and velocity, तो ये हो जाएगा मास, ठीक है. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है. F is equals to ma. Who is the first person to define speed? स्पीड जो है हमारा गैलीलियो ने पहले डिफाइन किया था. इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके. Italian physicist Galileo Galilei is usually credited with being the first to measure speed by considering distance covered and time it takes. Okay. Newton's first law of motion is known as law of inertia. ठीक है. As the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of inertia of rest. ठीक है. जब भी ट्रेन खुलती है तो थोड़ा सा पीछे आपको झटका लगता है, उसी की बात कर रहे हैं. A bus is moving along a straight line and takes a sharp turn to the right side. Suddenly, the passenger sitting in the bus will obviously bend towards left side. Right side तो left side की तरफ आप लोग झुक जाइएगा. क्लियर है. Static science is associated with, static science जो है situation of rest. Static का मतलब ही होता है rest, ठीक है. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper. सबसे पहली बात है कि
गोलकीपर को झटका कम लगेगा, ठीक है। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो बॉल जो मूव कर रहा है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो धीरे कर पाएगा, ठीक है। क्लियर है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। ओके, क्लियर है। An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on the level road with uniform acceleration. The surface of the oil then is inclined horizontally. इसको मैं आपको बना के बताता हूँ कि सपोज एक ट्रक है, ठीक है, वो एक ट्रक है, रोड पे चल रहा है, ऑयल इसमें भरा हुआ है, तो ये आगे चल रहा है हॉरिजॉन्टल रोड में। तो क्या होगा कि ये क्या होगा, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट रियर एंड, ठीक है। द फ्री सरफेस ऑफ द ऑयल विल आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल विथ लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड, पीछे के साइड थोड़ा डेप्थ ज्यादा होगा, आगे के साइड थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे झटके कम लगने के लिए अंदर भी कुछ कुछ बना दिया जाता है, शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। A four-wheel vehicle moving in a sharp circular path at high speed will, अब देखिए यहाँ पे फोर व्हील व्हीकल मतलब फोर व्हीलर मूविंग इन शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड, शार्प सर्कुलर पाथ मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा, will overturn about its outer wheels, overturn about inner wheel, okay, skid outwards, skid inwards, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब हम लोग टर्न लेते हैं तो कई बार टर्निंग पे जो है गाड़ी जो है घाटी में छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि अगर टर्निंग रेडियस ज्यादा है तो उसको ज्यादा आपको काटना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमेशा बाहर भागती है गाड़ी, तो स्किड आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। ओवरटर्न अबाउट आउटर व्हील्स की तरफ ज्यादा टर्न होती है गाड़ी, तो ये हो जाएगा 1 and 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन? v माइनस ऑप्शन ए इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज द करेक्ट। ओके, सो ये यहीं तक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने मोशन को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।